हेलो बच्चों, जो इंतज़ार आप कर रहे थे वो ख़त्म हुआ। आज की क्लास जो सामाजिक विषय के ऊपर चलेगा, कक्षा 10th है। बहुत महत्वपूर्ण कक्षाओं प्रश्नों के साथ में ये क्लास रहने वाली है और आशा करेंगे कि जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देखें, पढ़ें और उनका मनन करें, अभ्यास करें और आपको अच्छा लगे तो इस इम्पैक्ट जो फायर जो अपनी यूट्यूब चैनल है उसके आप सहयोगी बने, उसको आगे से आगे लेकर जाएं। तो चले हम इन्हीं आशाओं के साथ में, इन्हीं प्रेरणाओं के साथ में हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न यह है कि किस राज्य में वनों उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो बने हैं इनको वन बाय वन करके अलग अलग टॉपिक से इनको उठाया गया है और आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार से असुविधा का सामना न करना पड़े तो वही प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। और 3-4 क्लासों में जो वन लाइनर वाले जो प्रश्न है और ये आपके 30-40 अंक तक आपका योगदान रखने वाले हैं। तो चलिए, किस राज्य में, राज्य की बात हो रही है, वनों उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो अपने पास पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो आप प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़कर उसका उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए कि आप अपने अनुसार उत्तर दें, फिर इसके बारे में मैं उत्तर बताने का प्रयास करूंगा। तो आप अपने अनुसार उत्तर दे लीजिए। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? मध्य प्रदेश। किस राज्य में वनों उन्मूलन भूमि का मुख्य जो कारण है वो कारण किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या रहे? मध्य प्रदेश है। चलो आगे दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है? जो बाघ परियोजनाएं हैं, अपने भारत की बात की जा रही है, तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है? तो आप अपने अनुसार एबीसीडी में से कोई उत्तर एक बार चूज कर लीजिए, खुद एक बार उत्तर देने का प्रयास कीजिए, फिर इसके बाद में जो उत्तर आएगा उसमें मिला लीजिए कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो परीक्षा के अनुसार यदि आपका उत्तर सही है या गलत है तो यहाँ पर मिलाने का प्रयास करने का आप कोशिश करेंगे। तो इसका जो उत्तर रहने वाला है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है? 1973 में, 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। फिर अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है रिसरा। ये रिसरा एक बंगाल का क्षेत्र है, प्रांत है, जो देश की पहली जूट मिल कब प्रारंभ हुई? देश की पहली जूट मिल कब प्रारंभ हुई है? तो यहां पर जो उत्तर है आपका ए है 1854, ब है 1855 और श है 1857 और द है 1860। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आप उत्तर दे सकते हैं।
कि कौन सा ऑप्शन सही है। 1854 है, 1855 है, 1857 है, 1860 है। तो इसमें जो उत्तर है वो आपका कौन सा होगा? 1855। सही उत्तर क्या रहने वाला है? 1855 ये इसका सही उत्तर है। फिर अगला जो प्रश्न है, चौथे नंबर का जो प्रश्न है, क्या है, किस प्रकार का प्रश्न है कि भारत का, किसका है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है समान रूप से जो हर क्षेत्र में आने वाला हो। सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण कौन सा है? इसमें प्राधिकरण जो शब्द है वो उत्तर आपको दर्शाना है कि भारत का सबसे बड़ा पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राधिकरण कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन अपने पास ए ब श ड ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है कि अपने पास ए है भारतीय रेल है, ब है एयर इंडिया है, स है डाक संचार है, फिर चौथा ऑप्शन है द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बार आप खुद अपना उत्तर लिख लीजिए कि स्वयं के अनुसार कि मेरा ये उत्तर है, और उसके बाद में मिला भी लीजिए कि ये उत्तर सही है या गलत है। तो एक बार फिर प्रश्न को देख लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण कौन सा है। तो इसमें उत्तर जो है वो क्या है? ए, भारतीय रेल। भारतीय रेल जो है वो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। ठीक है, यहां तक यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रश्न यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। इसके साथ में जो अगला क्वेश्चन है वो है 5वां क्वेश्चन है कि ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ये बहुत बड़ी बड़ी एग्जामों में भी ये प्रश्न आ चुका है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे। प्रश्न को ढंग से पढ़िए, देखिए, और आप एक बार इन जो प्रश्न है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, फिर अपने अनुसार इन प्रश्नों को देख भी सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है, 5वां प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ब है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है स है जयदेव, और ऑप्शन नंबर ड है मार्टिन लूथर। तो आप अपने अनुसार उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसमें वाल्मीकि जी आएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी आएंगे, जयदेव जी आएंगे, या फिर मार्टिन लूथर आएंगे। तो इसमें गीत गोविंद के रचनाकार, उसका नाम बताना है कि गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन थे। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन है स ऑप्शन है, जयदेव ने क्या किया था, गीत गोविंद जो पुस्तक है उसको लिखने का काम किया था। फिर उसके बाद में जो 6वां प्रश्न है, 6वां प्रश्न आता है कि 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। सन 1764 की बात है, यहाँ पर आविष्कार है स्पिनिंग जेनी। यानी स्पिनिंग जेनी क्या होता है कि धागे, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा जो चरखा होता था उस चरखे से सूत काटने का काम किया जाता था, उसको कहा गया था स्पिनिंग जेनी कहा गया था। तो उसका आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर अपने पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन नजर आता है वो कौन सा है, जेम्स हारग्रीव्स है। फिर दूसरा ऑप्शन है न्यूकोमेन है। फिर तीसरा ऑप्शन है जेम्स वॉट है, और चौथा जो ऑप्शन है जे.एन. टाटा। तो आप अपने अनुसार उत्तर दीजिए कि कौन सा इसमें से उत्तर रहने वाला है, कौन सा उत्तर है कि 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो उत्तर है इसका ए, जेम्स हारग्रीव्स ने क्या किया था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। यानी जो सूत होती थी उस सूत को
काटने के लिए इस मशीन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स हर गिब्स के द्वारा 1764 में किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध चला था, कब से और कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध? ये प्रश्न 2-3 साल पहले भी आया था और फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में फिर ये वापस घूम फिर के अपने सामने आ चुका है कि 7वां जो क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध चला था, कब से कब तक चला था? ऑप्शन नंबर ए है 1907 से लेकर 1912 और ऑप्शन बी है 1914 से 1918, ऑप्शन नंबर सी है 1939 से लेकर 1945 और ऑप्शन नंबर ड है 1944 से लेकर 1948। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन तो सभी को ही आना ही चाहिए, क्योंकि ये 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं के अंदर आपने हिटलर वाला पार्ट देखा होगा, नाजी साम्राज्य वाला पार्ट देखा होगा। उसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया था। उसमें 2 खेमों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1914 से लेकर 1918, यानी कि 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ में ये क्या हुआ था? युद्ध समाप्त हुआ था। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ब है अपना 1914 से लेकर 1918 के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। देखिए अपने पास एक ऑप्शन और है कि 1939 और 45, इसमें भी क्या है 1939 और 45 ये जो सन है इसमें हुआ था कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत किस प्रकार से हुई थी कि जर्मनी ने सर्वप्रथम किसके ऊपर हमला कर दिया था? पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया था। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? जर्मनी ने अमेरिका के जो 9 सैनिक थे, जो जहाजें वगैरह थी, उन जहाजों के ऊपर इसने आक्रमण करने का क्या किया था? प्रयास किया था। और प्रयास किया नहीं था, उसने प्रयास को पूरा भी किया था, आक्रमण कर भी दिया था, जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में लास्ट में सन 1945 में जर्मनी को पराजय की सामना करना भी पड़ा था। अगला की जो क्वेश्चन है 8वां जो क्वेश्चन है मुद्रण संस्कृति। मुद्रण संस्कृति, मुद्रण संस्कृति का मतलब होता है छपने का काम। जो आज हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, शब्द देख रहे हैं कि ये छापने का जो काम है, लिखने का जो आज पुस्तकें हैं, बड़ी बड़ी ग्रंथ वगैरह हैं वो किस प्रकार से छापने का काम कब किया गया था? यानी कि अपने पास में प्रश्न है कि मुद्रण संस्कृति किस क्रांति की उत्तरदायी है? यहां पर क्रांति का नाम पूछा है। मुद्रण सर्वप्रथम छापने का काम किसने किया था ये नहीं पूछा है कि यहां पर क्रांति कि किस क्रांति की उत्तरदायी है, वो प्रश्न अपने को यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर मुद्रण संस्कृति की जो किस क्रांति से उत्तरदायी, किस क्रांति से संबंधित है, ये प्रश्न यहां पर हमसे पूछा गया है। तो जल्दबाजी में अपना जो उत्तर है वो देने का प्रयास न करें, क्योंकि ऑप्शन वाले जो प्रश्न है एक बार टिक लगाने पर ही हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़े और उत्तर देने का प्रयास करना है। जल्दबाजी में प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास न करें कि मुद्रण संस्कृति किस क्रांति के उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर है अपना रूसी क्रांति, ऑप्शन ब है जापानी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी क्रांति और द है उक्त में से कोई नहीं। तो अपना जो इससे जो उत्तर रहेगा मुद्रण संस्कृति किस क्रांति के उत्तरदायी है। तो किस क्रांति के उत्तरदायी है? फ्रांसीसी क्रांति के उत्तरदायी है। तो ये जो प्रश्न है इसके बाद में आगे के जो प्रश्न है थोड़ी देर बाद। अगला क्वेश्चन है अपने पास में 9वां क्वेश्चन है कि श्रीलंका का प्रमुख जातीय समूह सामूहिक समूह है।
श्रीलंका का जातीय प्रमुख जाति, जो जातिगत जो व्यवस्था है उसका सामूहिक समूह है क्या है? ऑप्शन नंबर अपने पास में है सिंहली समूह है, दूसरा जो ऑप्शन है तमिल समूह है, तीसरा जो ऑप्शन है हिंदू समूह है, और चौथा जो समूह है वो क्या है? मद्रासी समूह है। तो जो प्रश्न हम देखते आ रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रश्न है एक दूसरे प्रश्नों के साथ में अटैच है, एक दूसरे प्रश्नों के साथ में क्या है? अटैच है, एक दूसरे प्रश्नों से जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न उन्हीं प्रश्नों से संबंधित है जो परीक्षा में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास करें। इस इम्पैक्ट जो फायर यूट्यूब जो क्लासेज हैं इससे ज्यादा जुड़ने का आप प्रयास करें। आपको इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पर एक टीम, बड़ी टीम जो आपके सामने तैयार हो रही है, धीरे धीरे हर विषय से संबंधित क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या है कि श्रीलंका का प्रमुख जातीय सामूहिक समूह है क्या है? तो ऑप्शन वाले जो शब्द हैं वो अपने यहां पर कम से कम 30 से लेकर 40 के बीच आने वाले हैं। अवशद के क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के क्वेश्चन है, वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो भी आने वाले हैं, मिलान जो क्वेश्चन है वो भी आने वाले हैं। क्योंकि अपने पास 4 जो किताबें हैं, 4 किताबें हैं सामाजिक से संबंधित। एक है भूगोल है, दूसरी है राजनीतिक विज्ञान है, तीसरी अर्थशास्त्र है और चौथी है इतिहास। तो इन चारों विषयों के अंदर जो मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं कि परीक्षा के दृष्टि से जो मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन आपको यहां पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़ें, इनका मनन करें, दोहरान करने का भी इनका प्रयास ज्यादा से ज्यादा करें। तो इसका उत्तर आपने दिया होगा कि इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा सिंहली समूह है। श्रीलंका का जो प्रमुख जातीय सामूहिक समूह जो है वो क्या है? सिंहली समूह है। श्रीलंका का प्रमुख जातीय समूह है क्या है? सिंहली समूह है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से संघ सूची का विषय नहीं है। देखो अपने पास में संघ सूची जो सूचियों से संबंधित है, अपने पास में एक संघ सूची है, दूसरी है समवर्ती सूची, संघ सूची है, समवर्ती सूची है। और तो ये इन सूचियों से जो क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन यहां से पक्का आने वाला है। तो संघ सूची का विषय नहीं पूछा है यहां पर, तो आप उत्तर देने का यहां पर प्रयास कीजिए कि इसमें से कौन सा उत्तर है, नहीं है या कौन सा उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर अपना जो है वो क्या है? ए है प्रतिरक्षा, ब है विदेशी मामले, तीसरा है बैंकिंग और द है वो क्या है? वन। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है वो आप अपने अनुसार इसका लिखकर और फिर इसके बाद में मैं जो प्रश्न का जो उत्तर बता रहा हूं वो क्या है दोनों का मिलान कर लीजिए कि आपका उत्तर सही है या गलत है। तो निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। कई बार है आ जाता है, अपने को है नहीं दिखता है दिख जाता है, तो हम जल्दबाजी में इस प्रश्न को क्या कर देते हैं? गलत करके आ जाते हैं, उधर मिलाते हैं, तो देखते हैं कि अपना प्रश्न तो गलत हो गया, अपना 1 नंबर कैंसिल हो गया। तो यहां पर कौन सा है? देखो प्रतिरक्षा, रक्षा के मामले, विदेशी मामले और बैंकिंग के मामले, ये तीनों जो विषय हैं वो किस सूची में आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो द वाला जो ऑप्शन है ये वन का मामला संघ सूची में नहीं आता है। अगला जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, देखो यहां पर नेहरू जी, पटेल जी, गांधी जी और विनोबा भावे से संबंधित प्रश्न पूछा भी गया है। कुछ अपने राजनीति से संबंधित जो कथन दिए हैं, नेहरू जी ने कौन सा कथन दिया है, पटेल जी ने कौन सा कथन दिया है, गांधी जी ने कौन सा कथन दिया है, विनोबा भावे ने कौन सा कथन दिया है। तो इन कथनों से संबंधित आपसे
1 नंबर का, आधा नंबर का, रिक्त स्थान, मिलान में भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है। तो यहां पर 11वां जो प्रश्न है वो प्रश्न कौन सा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। उक्त कथन किसका है? यहां पर पूछा है कि उक्त कथन जो है वो किसका है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये उक्त जो कथन है वो किसका है, किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है अपने पास में नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी है पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी है गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी है विनोबा भावे। तो आप इसका जो उत्तर सही जो आंसर है, परीक्षा में मोस्ट रहने वाले प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि ये मोस्ट नहीं है, परीक्षा में आएंगे ही नहीं। ये जो तैयारी आपको करवाई जा रही है, जो ये पैराग्राफ जो बना है क्वेश्चनों का, ये जो वन लाइनर जो प्रश्न है, यही प्रश्न दूसरे प्रश्नों को अटैच करते हैं। यहां पर संघ सूची पूछ लिया तो समवर्ती सूची भी पूछी जा सकती है, और जो सूची है उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन यहां पर आपने ये सोच लिया कि वो तो संघ सूची का था, ये तो समवर्ती सूची में प्रश्न आ गया। तो सूचियां कोई भी हो लेकिन प्रश्न तो आ गया, लेकिन प्रश्न तो आपको बता भी गया है कि संघ सूची। अगला क्वेश्चन समवर्ती सूची में भी पूछा जा सकता है कि धर्म को, अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? 11वां क्वेश्चन है अपना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। चारों सब्जेक्टों का समावेश यहां पर दिया गया है। यदि आपका सहयोग यदि बढ़िया रहेगा तो इससे भी बढ़िया जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। इससे भी बढ़िया जो क्वेश्चन है कि एग्जाम में और जो मोस्ट क्वेश्चन है वन लाइनर वाले, कि जिन बच्चों को ये लगता है कि मेरे पास होने की कोई उम्मीद नहीं है, वो बच्चे इन क्लासों को, जो सामाजिक की, जो विज्ञान की जो क्लासेज हैं, इम्पैक्ट जो 5 की जो यूट्यूब जो क्लासेज हैं, उसमें आप अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर विषय से संबंधित आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। जिस बच्चे को ये लगता है कि मेरे पास होने की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। तो ये प्रश्न आपको 33 से लेकर 40 अंकों के बीच में आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। और जिस बच्चे के 30 से 40 नंबर आ जाएंगे, वो बच्चा आराम से अपनी अच्छी सामाजिक में अच्छी पकड़ बना सकता है और अच्छी परसेंटेज के साथ में वो उत्तीर्ण भी हो सकता है। तो इसका उत्तर इतने देर में आपने देख लिया होगा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो इनको बापू के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि दल दलीय शासन व्यवस्था। देखो यहां पर एक दलीय आएगा, एक दलीय शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता, एक दलीय शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता देश का नाम बताना है कि वो देश कौन सा है जिसने एक दलीय शासन व्यवस्था का उदाहरण पेश किया है। तो इसमें से जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है यूएसए है, ब है चीन, स है ग्रेट ब्रिटेन और द कौन सा है? भारत। अब कई बच्चे तो फटाफट क्या करेंगे, सीधा बिना देखे भारत, तो भारत को टिक कर देंगे। तो ये नहीं, प्रश्न को देखिए। ये जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, उसमें ये प्रश्न एक लाइन के द्वारा एक पैराग्राफ में ऐसा का ऐसा उठाया गया ये प्रश्न है। और ये पीछे वाले एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि एक दलीय शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता देश कौन सा है। तो कई बच्चे तो उत्तर दे दिया होगा भारत का।
लेकिन ये क्या है, गलत है। भारत एक दलीय शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता नहीं है। तो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ब, चीन। चीन क्या है, एक दलीय शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता देश है। प्रश्न नंबर है अपना 13वें नंबर का प्रश्न है कि कौन सा शासन व्यवस्था में कौन से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता पाई जाती है। कौन सा नहीं है यहां पर, कौन सी शासन व्यवस्था में पारदर्शिता पाई जाती है। पारदर्शिता की उस शासन व्यवस्था कि हम उसको आर पार देख सकें, कि हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, वो शासन व्यवस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर है राजतांत्रिक, नंबर ब है लोकतांत्रिक, श है तानाशाही और द है उक्त कोई नहीं। तो कई तो दे भी दिए होंगे भाई, सीधा तो कई बच्चों तो इस पे जाएंगे तानाशाही की तानाशाही है, हम इसमें हम पारदर्शिता देख सकते हैं, नहीं गलत है। राजतांत्रिक, अब कुछ बच्चे इनके ऊपर जाएंगे कि राजतांत्रिक होना चाहिए, राजाओं का तंत्र है वो होना चाहिए। और कई बच्चे जिन्होंने अच्छी तरीके से जो पॉलिटिकल जो पढ़ी है, लोकतांत्रिक जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोक प्लस तंत्र, लोगों का तंत्र। तो यहां पर कौन सी शासन व्यवस्था, प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है, ये परीक्षा की दृष्टि में इतने महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 10वें तक प्रश्न अटैच करते हैं। तो यहां पर राजतांत्रिक हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, तानाशाही हो गया, कि कौन सी शासन व्यवस्था में पारदर्शिता पाई जाती है। तो कौन से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता पाई जाती है, लोकतांत्रिक। यहां पर जो सरकारें बनती है वो सबके सामने बनती है, लोगों के सामने बनती है, लोग अपना मत का दान करके सरकार बनाने का काम करती है। तो इसमें पारदर्शिता है, इसमें लुका छुपी का कोई खेल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर स्थित है। सरोवरों से संबंधित, बांधों से संबंधित, नदियों से संबंधित, भूगोल के अंदर मिट्टी है, नवीकरण संसाधन है, संसाधनों से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित जो भी प्रश्न है, जितने भी प्रश्न बनेंगे वो क्वेश्चन आपको यहां पर बताए जाएंगे। लेकिन आपका सहयोग, आपका जो प्यार है वो जब तक आपका नहीं मिलेगा तब तक हम इन कक्षाओं को और ज्यादा कक्षाओं में परिवर्तित करने का हम प्रयास करेंगे। तो आपका जो सहयोग है वो ज्यादा से ज्यादा हमें मिलना चाहिए। आपका जो थम्स अप वाला जो बटन है वो ज्यादा से ज्यादा दबना चाहिए। अपना जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो विद्यार्थी पास होने की उम्मीद छोड़ रहा है, उसको ये लगे कि मैं सामाजिक में पास बिल्कुल भी नहीं होने वाला हूं, मेरे को तो सामाजिक समझ में नहीं आती है, वो बच्चा यहाँ पर आए, कक्षा को देखे और बिल्कुल सही तरीके से समझने का प्रयास करने का प्रयास करेगा तो वो परीक्षा में अच्छे अंक ला सकता है। तो कक्षा को अच्छे ढंग से देखे और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रश्न एकदम सटीक है, सुंदर है, बढ़िया है। यदि आपको ऐसा लगे कि ये प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके अपना जो असुविधा है, जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर है ए कावेरी, ऑप्शन नंबर ब है गोदावरी, ऑप्शन नंबर स है नर्मदा, ऑप्शन नंबर द है कौन सा है, महानदी। तो आपने उत्तर दे दिया होगा, उत्तर लिख लिया होगा, अपने मन में विचार कर लिया होगा कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। तो आपने उत्तर दिया होगा। शायद कई बच्चे तो फटाफट देख दिए होंगे कि इसका उत्तर गोदावरी दे दिया होगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो कौन से नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी के ऊपर।
कौन से नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अपना जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में 15वें नंबर का जो प्रश्न है, अंतिम जो प्रश्न है वो है लोकर्स की सुविधा प्रदान करने वाला निकाय पूछा है। किसकी सुविधा है? लोकर्स। अभी ये किसी अंग्रेज व्यक्ति का नाम नहीं है, थोड़ा सा अपने दिमाग का क्वेश्चन है कि पर्सन जो भी है 20 से लेकर 30 के मध्य संख्या रहने वाली है। मैथ एग्जाम जो है 10th में 20 से लेकर 30% के बीच इसकी संख्या रहने वाली है। 100 नंबर का अपना पेपर रहने वाला है। इस 100 में से 1% ऐसा आएगा जो अपने दिमाग से करना होगा। ऐसे नहीं है कि हमने किताबों को रट लिया और किताबों को रट के और हम आराम से सो रहे हैं कि हाँ मैंने किताबों को रट लिया, प्रश्नों को रट लिया कि अब मेरे में सामाजिक में 100 में से 100 आ जाएंगे। नहीं, 1% ऐसा है, 1-2% ऐसे हो सकते हैं जो अपने मेंटलिबिलिटी के ऊपर भी आधारित हो सकते हैं कि लोकस। अब यहाँ पर कई तो इसको जिसको पता है कि लोकस किसको बोलते हैं कि लोकस की सुविधा प्रदान करने वाला निकाय कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सहकारी समिति, ऑप्शन ब है बैंक, ऑप्शन नंबर स है साहूकार, ऑप्शन नंबर द है व्यापारी। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा अपना? ऑप्शन नंबर है व्यापारी। व्यापारी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर रहेगा बैंक। क्या है? बैंक। लोकस जहां पर हम रखते हैं अपने जो रुपए वगैरह होते हैं, जो गहने वगैरह होते हैं, लोकस में रखते हैं, जिसको हमें सुविधा प्रदान करवाने वाला जो निकाय है वो कौन सा है? बैंक है। तो ये थे आपके बहुत बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है एग्जाम के दृष्टि से। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो प्लेटफॉर्म अपना है यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है इम्पैक्ट फायर, उसको आगे से आगे लाने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।